नमस्कार डॉक्टर्स। आज हम देखेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि कई सारे रुग्ण ऐसे बताते हैं कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। दूध हजम नहीं होता है, दूध पसंद नहीं आता है, दूध पीते ही उनको सर दर्द होने लगता है या पेट भारी हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, ऐसा कुछ। तो यदि आप ऐसे रुग्णों में दूध की सलाह देते हैं तो वो तुरंत ही अपोज करते हैं। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि दूध यदि हजम नहीं हो रहा है तो उस रुग्ण में स्नेह या मधुरता आना संभव नहीं है। उसकी बुद्धि एकाग्रता कम होती है, आयु कम होने लगता है, जो कि शरीर को टिकाए रखता है। आमतौर पर जो आहार दूध समतोल आहार में आता है वह शरीर में नहीं जा पाता है, तो उससे कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो इस लैक्टोज इंटॉलरेंस को हम आयुर्वेदा के संदर्भ में किस तरह से देखें, उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि यह लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लैक्टोज वाले जो भी खाद्य पदार्थ रहते हैं या पेय पदार्थ रहते हैं उनकी वजह से कुछ असामान्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, डायरिया, गैस। केवल यही एक व्याख्या है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस को दर्शाता है, यानी कि लैक्टोज वाले खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ सहन नहीं हो रहे हैं। ये सिम्टम्स होते क्यों है, इसकी वजह बताई गई है कि लैक्टोज जो पदार्थ है वह या तो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, यानी कि माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर इंटेस्टाइन में, छोटे इंटेस्टाइन में अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, यानी कि पच नहीं पा रहा। ये दो या किसी एक के कारण ये जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन कहा गया है। कई लोग लैक्टोज एलर्जी भी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि उन्हें लैक्टोज की एलर्जी है। तो ये क्या है? लैक्टोज की एलर्जी एक इम्यून डिसऑर्डर है जो लैक्टोज के कारण ट्रिगर होता है। यह आमतौर पर नहीं मिल पाता है, लेकिन रुग्णों को ऐसी बात दिमाग में बैठ चुकी होती है कि उन्हें लैक्टोज की एलर्जी है। कभी कभार लैक्टोज इंटॉलरेंस और लैक्टोज एलर्जी लोग एक साथ ही प्रयोग करते हैं। लैक्टोज एलर्जी की या लैक्टोज इंटॉलरेंस को एक दूसरे के अदला बदली में प्रयोग करते हैं। ऐसे में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसे किस तरह से समझ सकते हैं? डॉक्टर्स, जब भी यह दिक्कत आ रही है तो इस दिक्कत में इसका उल्लेख किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। दूसरा उल्लेख किया गया है पुअर डाइजेशन का। तीसरा एक उल्लेख करा गया है लैक्टोज का माल एब्जॉर्प्शन। ये तीन चीजें हमें कई सारी माहितियां या जानकारियां प्रदान कर देती हैं, जैसे कि एक स्थान। सबसे पहले ये किस स्थान का या किस जगह की दिक्कत है ये देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि यहां आमाशय से नीचे से लेकर के बृहदांत्र के बीच तक का पूरा हिस्सा। यह हिस्सा यदि आयुर्वेद में आप देखें तो नाभि और उसके नीचे का हिस्सा आता है। आयुर्वेद के अनुसार नाभि और उसके नीचे का हिस्सा वायु का, नाभि और हृदय के बीच का हिस्सा पित्त का, नाभि और हृदय के ऊपर का हिस्सा पूरा कफ का दर्शाया गया है। जब यह नाभि और उसके नीचे का हिस्सा बताया जाता है तो अधिकांश यह स्थान वायु का है। वायु में भी यदि गणना करें तो यह अपान और समान वायु का स्थान है। अग्नि का स्थान गृहिणी में रहता है। यह गृहिणी उसके करीब समान वायु का स्थान रहता है। उसके नीचे अपान वायु का स्थान रहता है।
इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण जो बताए गए हैं, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग यानी आटोप या फिर आंत्रकुजन, यानी कि कुछ गुड़गुड़ा आवाज आना, अंदर हलचल सी महसूस होना, यह वायु का लक्षण है। फिर आता है डायरिया। यहाँ पर जो डायरिया होता है वह एक रोग नहीं है, यह एक स्वतंत्र रोग नहीं होता है, केवल और केवल एक लक्षण मात्र होता है, जैसे कि मल की ज्यादा प्रवृत्ति हो जाना या फिर द्रव पदार्थ की प्रवृत्ति हो जाना या फिर मल द्रव रूप में निकलता है, केवल इतना ही, यह एक स्वतंत्र रोग नहीं होता। जब ऐसा होता है तो जिस तरह से गृहिणी दोष रोग में अतिसार और विड़भेद की गणना करी गई है, यह लक्षण दर्शाया गया है, ठीक उसी भांति यह रहता है। फिर आता है गैस, यानी कि आना या फिर आधमान। जब ऐसा होता है, अपान वायु का कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे जो हजम नहीं होने वाला यह लैक्टोज पदार्थ है, यानी कि एक शुगर का पदार्थ है, जिसकी वजह से अक्सर फर्मेंटेशन होता है और गैस बनने लगती है। यह गैस जब यहाँ पे जमा होने लगती है तो यह पेट को फुलाता है, यानी कि आधमान या फिर आना जैसे लक्षण को उत्पन्न करता है, जिसे एक तरह से वायु का संचय या फिर वायु का प्रकोप इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरी ओर अग्नि का स्थान, अग्नि की क्या परिस्थिति रहती है? यहां पे बताया गया है पुअर डाइजेशन। ये पुअर डाइजेशन को अग्नि पचती, यह लक्षण से हम यदि देखें तो पुअर डाइजेशन हो रहा है, यानी कि अग्नि उसका पचन नहीं कर पा रहा। पचन यानी क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है? जैसे ही एक लैक्टोज मॉलिक्यूल होता है, लैक्टोज पदार्थ रहता है, उसको तोड़ करके दो या अधिक हिस्सों में बांट देना, इसे कहते हैं डाइजेशन। यह काम अग्नि का होता है कि किसी भी वस्तु को, खाद्य पदार्थ को, पेय पदार्थ को शरीर के भीतर तोड़ के दो हिस्सों में बांट देना या अधिक हिस्सों में बांट देना अग्नि का कार्य होता है। जब यह कार्य नहीं हो रहा है तो यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अग्नि पचती वाला कार्य सही से नहीं हो रहा है, यानी अग्नि का कार्य सही से नहीं हो रहा है। दूसरा है माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन क्या है कि आंत में जो भी पदार्थ आया है उसका एब्जॉर्ब और डाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, यह पदार्थ आंत से रक्त में घुल नहीं रहा है, यानी कि यह जो पदार्थ है वह अपने स्थान से अलग नहीं हो रहा है। तो यह कार्य वायु का है। वायु विभजति, यानी कि वायु विभाजन करता है। किसी टूटे हुए पदार्थ को दो अलग हिस्सों को या तीन अलग हिस्सों को अलग अलग दिशा में थोड़ा सा दूर धकेल देना, यह एक दूसरे से दूर ले जाने का कार्य वायु का है। यदि माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पे वायु का कार्य सही से नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है यहाँ पर अग्नि, अग्नि का भी तीक्ष्णता वाला गुण, यानी कि पित्त का भी गुण आएगा, अग्नि भी आएगा। यहाँ पे वायु का कर्म भी सही से नहीं हो रहा है, उनके कर्म के क्षय हुए हैं। यह जो वायु विभजती रहता है यह सही से नहीं हो रहा है, इसका यह तात्पर्य है कि अधिकांश यह विषमाग्नि है। यहाँ पर रुग्ण को अक्सर यह एहसास नहीं होता है कि उसको क्षुधा यानी कि भूख का एहसास सही से नहीं हो पाता। फिर आता है दोष। दोष की क्या परिस्थिति है? यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि अधिकांश, इसका स्थान, इसके लक्षण, यहाँ पे कार्य के जो क्षय हुए हैं वह सारे कुछ, यहाँ पे जो संचय भी हुआ है वह अधिकांश वात प्रधान है।
यदि रुग्ण को शरीर में भारीपन, पेट में भारीपन, आलसीपन ऐसा कुछ यदि महसूस होता है तो उसे सगौरव यह संज्ञा देकर वात प्रधान कफ दोष में शामिल करना उचित रहेगा। यह निर्धारित करने के लिए रोगी के मल का परीक्षण आवश्यक हो जाता है कि उसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट या फिर कफ किस हद तक किस तरह से संलग्न है। फिर होता है इसको संभवित रोग। इसको किस संभवित रोग में देखना चाहिए। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह ग्रहणी और वायु का स्थान है, उस तरह से यह वात प्रधान ग्रहणी दोष समझना चाहिए या फिर वात दोष प्रधान अजीर्ण समझना चाहिए। कभी कभार अधिकांश लक्षण न मिलते हुए केवल ब्लोटिंग या फिर आना, आधमान या फिर आंत्रकुजन आदि लक्षण मिले तो गुल्म आशंका वाला संभवित डायग्नोसिस, संभवित निदान हम कर सकते हैं कि यह कदाचित संभवित है। यह लक्षण भी ग्रहणी दोष में उपलब्ध है। ऐसे में जो चिकित्सा हमें करनी रहती है वह चिकित्सा यहाँ पर ग्रहणी दोष और वायु की इस तरह से मुख्य चिकित्सा निर्धारित करके अन्य कौन सी लक्षण के साथ यह रुग्ण आया है उन लक्षणों की साथ में चिकित्सा करनी होती है। अधिकांश ऐसा होता है कि यदि हम यह ठीक कर लेते हैं तो रुग्ण के अधिकांश कई सारी बीमारियां, कई सारी दिक्कतें यूं ही ठीक हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम देखें तो वात प्रधान ग्रहणी दोष या फिर वात प्रधान अजीर्ण या फिर संभवित गुल्म की आशंका, इस तरह से यदि हम निदान करना चाहे तो कर सकते हैं और इस हिसाब से हमें इसकी ट्रीटमेंट या फिर चिकित्सा करना अपेक्षित है। डॉक्टर्स, यदि आपको और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। हम उसका संभावित उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।